सिमी को सर से पैर तक देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ सिमी, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद है बताओ तो। गंगापुर नगर में सिम्मी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, मगर सिम्मी को कहानियाँ सुनाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था। सिम्मी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा तो माँ ने कहा, अरे सिम्मी, तुम तो जानती हो मेरे पास कितना काम है, ये सब काम कौन निपटाएगा। तो सिम्मी पापा के पास जाती है, पापा को कहानी सुनाने के लिए कहती है। अरे सिम्मी बेटा, मैं तो ऑफिस की फाइल्स देख रहा हूँ। सिम्मी दोनों की बातें सुन के बहुत परेशान होती है और उदास भी होती है। अरे मैं किसके पास जाके कहानी सुनूंगी, मम्मी पापा तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। तो सिम्मी दौड़ दौड़ के अपने भाई के पास पहुंचती है, भाई को भी बोलती है कहानी सुनाने के लिए। तो भाई कहता है, सिम्मी मुझे पढ़ाई करनी है, तुम भी जाके पढ़ो, कहानी के पीछे क्यों पड़ी हो। तो सिम्मी के मुंह पे फिर से उदासी छा जाती है, मगर सिम्मी हार नहीं मानी, पड़ोस में जाके पहुंच जाती है। पड़ोसी की आंटी को कहती है कहानी सुनाने के लिए। तो पड़ोस की आंटी कहती है, अरे मुझे कुछ काम धंधा नहीं है क्या, मैं अभी बाजार जा रही हूँ, अभी नहीं। सबकी ना सुनते सुनते सिम्मी थक के घर आ जाती है और तय करती है, अरे इन सब के पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, मैं कल जाके टीचर से पूछूंगी। ऐसे सोच के खाना खा के सो जाती है और सुबह स्कूल पहुंचती है तो टीचर से कहती है कहानी सुनाने के लिए। तब टीचर ने कहा, नहीं अभी नहीं, पहले हम हिस्ट्री की लेसन खत्म करते हैं, बाद में टाइम मिला तो देखा जाएगा। तो सिम्मी फिर उदास चेहरे से आके अपने बेंच पे बैठ जाती है। सिम्मी जिस किसी को भी कहानियाँ सुनाने की मांग कर रही थी, उनके पास कहानियाँ सुनाने के लिए कोई टाइम ही नहीं था। एक दिन आशा दीदी सिम्मी के स्कूल आती है। आशा दीदी टीचर भी नहीं थी और वो पढ़ती भी नहीं थी। वे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बड़ी थी, मगर टीचर से छोटी थी। आशा दीदी दिखने में बहुत सुंदर थी, दुबली पतली सी है तो भी उसकी चेहरे पे एक अजीब सा मुस्कान था। आशा दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चे और टीचर की दोस्त बन गई। तो सिम्मी की मन में ये ख्याल आता है, अरे मैं आशा दीदी को कह के कहानी सुन सकती हूँ। मगर सिम्मी के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि कैसे पूछे। तो वो एक दिन धीरे से आशा दीदी के पास जाती है। आशा दीदी, क्या आपके पास थोड़ा समय मेरे लिए है? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? तो आशा दीदी सिम्मी को सर से पैर तक देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ सिम्मी, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद है बताओ तो। सिम्मी को इससे पहले ऐसे कोई प्यार से बात नहीं किया कहानियों के बारे में। तो सिम्मी सोचते हुए पूछती है, दीदी क्या आपको भालू की कहानी आती है? तो आशा दीदी स्कूल के आंगन में स्कूल के बाद कहानी सुनाने की वादा करती है। तो सिम्मी और उसके दोस्त स्कूल के आंगन में स्कूल की लास्ट घंटी बजने के बाद जा पहुंचते हैं और आशा दीदी अपनी कहानी शुरू करती है। आशा दीदी जंगल में घूमते घूमते खो गया हुआ एक भालू की कहानी शुरू करती है। आशा दीदी की कहानी सुनाने की तरीका इतना मजबूत था कि सिम्मी को आशा दीदी की सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी और सिम्मी तो अपनी ख्यालों में जंगल में भालू के साथ खुद खो गई थी। आशा दीदी की कहानी सुनाने की तरीका इतना आकर्षक था कि आसपास खेलने वाले सिम्मी के सारे दोस्त भी आशा दीदी की फैन बन गए और वो भी कहानी सुनने के लिए आ पहुँचे। ऐसे ही कहानियों का सिलसिला हर दिन चलता रहा। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौए को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौए दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन
तू मेरी कोई बात नहीं मानता है, तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर, ये आखिर जाएगा कहाँ। तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहाँ पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का, ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहाँ पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे।